गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने कार्बन के अणु की बात की थी। आज अपन बात करते हैं दैनिक जीवन में उपयोगी कार्बनिक यौगिक। अब कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक है जिनका दैनिक जीवन में अपन लगातार क्या करते हैं, उपयोग करते रहते हैं। जैसे तो सबसे पहला आ रहा है फ्रियोन, या दूसरा नाम है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। फ्रियोन या क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अब फ्रियोन क्या है, पहले उसके आप पाने चाहिए बड़ा डेफिनेशन। डेफिनेशन अगर आप पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन को क्या कहते हैं, फ्रियोन कहते हैं। पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन को क्या कहते हैं, फ्रियोन कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जब कार्बन के साथ क्लोरीन व फ्लोरीन के जुड़ने से जिन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है, उन कार्बनिक यौगिकों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्या कहते हैं, फ्रियोन कहते हैं। दोनों परिभाषा को आपको याद रखना है। पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन, या जब कार्बन के साथ क्लोरीन व फ्लोरीन के जुड़ने से जिन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन कहते हैं। अब आप सबको पता है एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध होता है बेटा, एक कार्बन। अब एल्केन एक कार्बन का भी हो सकता है, दो कार्बन का भी हो सकता है, तीन कार्बन का भी हो सकता है, चार कार्बन का भी हो सकता है। तो कार्बन की संयुक्ता आप सबको पता है कितनी होती है, 4। और दूसरी तरफ कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, क्लोरीन। क्लोरीन सक्रिय पदार्थ है बेटा, जिसकी संयोजकता कितनी होती है, -1। फ्लोरीन भी सक्रिय पदार्थ है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1। तो क्लोरीन व फ्लोरीन दोनों कार्बन के साथ कौन सा बंध बना सकते हैं, सिंगल बंध का निर्माण कर सकते हैं। अब उस कार्बन के साथ क्लोरीन व फ्लोरीन के जुड़ने पर जो कार्बनिक यौगिक बनते हैं उन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन कहते हैं। दूसरा अपन परिभाषा में क्या कर रहे हैं कि पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन, इसका मतलब जो कार्बन अपन लेंगे, अगर कार्बन की संख्या 1 से अधिक होगी तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड से कौन सा होगा, एकल बंधन होगा। उन यौगिकों को ही अपन क्या कहते हैं, फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरो बनाने की विधि क्या है, होता काम करने कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपके पास था बेटा मेथेन, और उसकी चारों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, क्लोरीन के।
तब इसे क्या कहते हैं, कार्बन। और चार है एक समान प्रतिस्थापित चारों है, चारों के लिए बड़ा टेट्रा, तो टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने की विधि का बात करें तो बड़ा किसकी बनाने की विधि, फ्लोर की बनाने की विधि। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की जब क्रिया किसके साथ कराई जाती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ कराई जाती है। तो उत्प्रेरक के रूप में किसको उपयोग लेते हैं, SbCl5, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, एसबी मतलब एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। तो क्या बनता है, CFCl3, यहां से एक Cl का प्रतिस्थापन H द्वारा हो गया तो वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा HCl। अब कार्बन भी है, फ्लोरीन भी है और क्लोरीन भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास फ्रियोन हो गया, या कार्बन क्लोरोफ्लोरो कार्बन। अब सिर्फ इसमें आपको संयोजकता ध्यान रखनी है, बनाने की विधि का क्या है, फ्रियोन किसे का बने, पॉलीक्लोरोफ्लोरो कार्बन एल्केन को फ्रियोन कहते हैं। या जब कार्बन के साथ क्लोरीन में फ्लोरीन जुड़ जाते हैं तो बनने वाले कार्बन को क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन या फ्रियोन कहते हैं। अब फ्रियोन में कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, एक। यदि कार्बन की संख्या एक से अधिक है तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध होगा, बड़ा एकल बंध अर्थात एल्केन वाला होगा, तभी ये बनते पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन को क्या है, फ्रियोन का। क्लोरीन की संयोजकता भी एक, फ्लोरीन की संयोजकता भी एक। इस शब्द कार्बन क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ केवल कौन सा बंध बना सकता है, एकल बंध बना सकता है। अब बनाने की विधि क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, फ्रियोन प्राप्त होता है। अब तीसरा पॉइंट है बेटा फ्रियोन का नामकरण। फ्रियोन का नामकरण करने के लिए किसका उपयोग रहता था, 3 अंकों का उपयोग किया था। किसका नाम क्या रहता था, 3 अंकों का उपयोग किया था। इन अंकों को अपन दर्शाते हैं किससे, x y z से। जहां x फ्रियोन में भाग लेने वाले कार्बन परमाणु संख्या -1 अंक को दर्शाता है। अब फ्रियोन के नामकरण के लिए 3 अक्षर काम लेते हैं, 3 अंक काम लेते हैं। इन अंकों को दर्शाते हैं किससे, x y z। जहां x क्या है, फ्रियोन में भाग लेने वाले कार्बन परमाणु की संख्या से -1 अंक को दर्शाता है। y फ्रियोन में भाग लेने वाले हाइड्रोजन आयन की या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1। y किसको शो करता है, क्या फ्रियोन में भाग लेने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1। फ्रियोन में कभी भी क्या भाग ले लेता है, हाइड्रोजन भाग नहीं लेता है। +1 इसका मतलब फ्रियोन किसी भी प्रकार का होगा, y का अंक सदैव कितना होगा, 1। तीसरा बड़ा z क्लोरीन फ्रियोन में भाग लेने वाले
संख्या को दर्शाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में इस बार पक्का आएगा, ध्यान रखना, पियोन का नामकरण या पियोन का नाम से अनुसूत्र बनाना। अब पियोन का नामकरण करने के लिए अपन ने कहा कि अंकों का उपयोग पियोन के पश्चात वो अंक लगाए जाते हैं। अंक को किससे शो करते हैं? एक्स वाई जेड से। एक्स किसको शो करता है? पियोन में भाग लेने वाले कार्बन परमाणु की संख्या, जितने परमाणु भाग ले रहे हैं उसमें से 1 घटा 2 जो अंक बचता है वो एक्स आ जाएगा। वाई किसको शो कर रहा है? पियोन में भाग लेने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्लस 1 के अंक को शो करता है। अब पियोन में कभी भी हाइड्रोजन परमाणु भाग नहीं लेता है तो y का मान सदैव कितना आएगा? 1 आएगा। और z किसको शो करता है बेटा? z किसको शो करता है? पियोन में भाग लेने वाले फ्लोरीन परमाणु। अब आपने बनाने की विधि में आपके पास ये पियोन बना है तो इस पियोन का नाम क्या होगा बेटा? तो नामकरण करने के लिए पहले शब्द तो क्या लिखेंगे? पियोन XYZ। अब पियोन को कैसा लिखो बेटा? अब इसमें कार्बन X कार्बन की संख्या को Y, हाइड्रोजन की संख्या को Z, फ्लोरीन की संख्या को, अब X किसकी संख्या को शो कर रहा है? कार्बन की संख्या -1। कार्बन की संख्या इसमें कितनी है? 1। और उसमें से 1 घटा दिया, क्या बचा बेटा? 0। अब 0 दर्शाओ तो ठीक है, नहीं दर्शाओ तो भी चलेगा। फिर Y किसको शो कर रहा है? हाइड्रोजन की संख्या को +1। अब हाइड्रोजन कभी भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भाग ले लेता है तो Y का मान कितना आएगा? 1। और Z बेटा किसकी संख्या शो कर रहा है? फ्लोरीन की। कितनी है संख्या? 1। तो पियोन 0 जा रहा है या पियोन 1 जा रहा है, तो इसका नाम क्या होगा बेटा? पियोन 1 जा रहा। अब जैसे मैं दूसरा आपसे उल्टा जोड़ दो, पियोन 1 जा रहा क्या लिखो बेटा? अनुसूत्र। तो इसका मतलब ये होगा बेटा आपके पास 0 1 1। अब ये कार्बन की संख्या को, ये हाइड्रोजन की संख्या को, ये फ्लोरीन की संख्या को, हाइड्रोजन वाले से मतलब नहीं हो तो एक संख्या फिक्स आएगी आपके पास। अब कार्बन की संख्या कितनी है बेटा? सूत्र में नाम में 0 आ रही है, इसका मतलब उसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी? क्योंकि यहां कार्बन की संख्या 0 है, इसका मतलब उसमें कार्बन की संख्या 1 थी, -1 अपन ने कर दिया तो क्या आएगा? कार्बन कितना आ गया? 1। अब हाइड्रोजन आपके पास होगा नहीं, पियोन की संख्या कितनी है? 1। तो ये 1 आ गया। अब इस कार्बन की कितनी संख्या संयोजकता बच गई बेटा? 1 2 3 बच गई, 4 होगी कार्बन की, और उसमें से 1 पूरी हो रही है तो 3 किससे पूरी करिए आपकी संयोजकता? फ्लोरीन से। ये किसका अनुसूत्र बन गया बेटा? पियोन 0 11 का क्या बन गया? अनुसूत्र। उसे सीधा लिख सकते हैं CF। अब दूसरा जैसे आपके पास एक पियोन है बेटा CF2Cl। आपको इसका क्या बताना है? नाम बताना है। इस पियोन का नाम बताइए। तो पियोन को पहले लिखोगे XYZ। F किसको शो कर रहा है? कार्बन की संख्या कितनी है? -1। तो इसमें कार्बन का परमाणु कितना है? 1 कर दिया तो X के स्थान पर क्या आएगा? 0। Y किसको शो करता है? हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन का भी पियोन में होता नहीं है, +1 ये 1। अब Z किसको शो करता है? फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन के कितने परमाणु है? 2। इसका अनुसूत्र क्या बन जाएगा? पियोन 0 12 या पियोन 12। अब दूसरा जैसे आपसे ये कहते हैं पियोन 12 का नाम लिखिए, अनुसूत्र लिखिए। तो 0 x y z, x को x कार्बन की संख्या -1, इसका मतलब कार्बन की संख्या 0 कब आएगी?
जब उसमें कार्बन की संख्या एक होगी उसमें से एक घट जाएगा तभी तो कार्बन की संख्या एक आएगी। तो इसका मतलब फ्रियोन 12 में कार्बन की संख्या कितनी बेटा 1। अब इस कार्बन की संयोजकता आप सबको पता है कितनी है 4। अब y से मतलब नहीं अपन को तो हाइड्रोजन की संख्या हाइड्रोजन की होती नहीं है। z कितने हैं इसको शो करा है क्लोरीन को, क्लोरीन की कितने दोनों को z 2 है तो क्लोरीन की संख्या 2 हो गई, वो पहले किससे पूरी कर दो बेटा संयोजकता क्लोरीन से। अब बाकी बची हुई संयोजकता किससे पूरी कर दो Cl से। सूत्र क्या बनता है वही देखो CCl2 F2 या Cl2Cl2। अब जैसे ये आ रहा है C2 F2 Cl4। अब इसका नाम लिखो तो फ्रियोन से डालोगे। अब फ्रियोन XYZ x किसको शो कर रहा है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या कितनी है 2 माइनस 1 कर दो कितना आ जाएगा 1। y किसको शो करता है हाइड्रोजन की संख्या जो संख्या कितनी होगी 1। z किसको शो कर रहा है फ्लोरीन की संख्या कितनी है 2। क्या नाम होगा इसका फ्रियोन 112। अब फ्रियोन 112 का अनुसूत्र लिखना भी आपको आना चाहिए। अब फ्रियोन 112 XYZ है, x किसको शो कर रहा है कार्बन की संख्या कितनी है 1। इसका मतलब 1 कब आएगी जब फ्रियोन में कार्बन की संख्या 2 होगी तभी -1 होगा तभी तो 1 आएगी। तो कार्बन की संख्या कितनी आ बेटा 2। एल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच बंध कौन सा होगा एकल बंध। y किसको शो कर रहा है हाइड्रोजन जो कभी भी इसमें नहीं होगा। z किसको शो कर रहा है बेटा फ्लोरीन की संख्या कितने हैं 2। तो इसकी संयोजकता टोटल कितनी है 3, इसकी भी कितनी बच गई 3। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब दो संयोजकता किसे पूरी कर दो फ्लोरीन से जो आपके पास है ये मान लो इसकी आपने कटी F से। अब बच गई वो किसे पूरी करनी आपको क्लोरीन से Cl 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 और उसको क्या बन गया C2 F2 Cl4। अब किसी का भी आप अनुसूत्र लिख सकते हो या किसी भी फ्रियोन का नामकरण कर सकते हो। जैसे फ्रियोन 213 का अनुसूत्र लिखो। अब ये किसको शो कराता है XYZ x को कार्बन की संख्या कितनी आ रही है अनुसूत्र में सॉरी नामकरण में 2 कब आएगी बेटा जब कार्बन की संख्या कितनी होगी 3 तभी तो -1 करेंगे तभी तो 2 आएगी। तो इसका मतलब कार्बन की संख्या कितनी हो गई 3। और कार्बन कार्बन के बीच बंध कौन सा होगा सर क्योंकि फ्रियोन की जगह आपने पॉली क्लोरोफ्लोरो एल्केन एल्केन इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच बंध कौन सा होगा एकल बंध। y किसको शो कर रहा है हाइड्रोजन जो आपको मतलब नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन होता है +1 करना है। z किसको शो कर रहा है फ्लोरीन को कितने होंगे फ्लोरीन 3। अब बाकी संयोजकता किससे पूरी करनी है क्लोरीन से। कितनी पूरी होगी बेटा इसकी 1 और 2 बच गई कितनी 2। इसकी कितनी पूरी हो रही 3 बच गई कितनी 1। इसकी कितनी पूरी हो रही 2 बच गई कितने 2। अब इसको सूत्र के रूप में लिखो C3 F3 Cl 1 2 3 4 5। ये किसका नाम हो गया फ्रियोन 213। या आपसे ये पूछा जाए इस फ्रियोन का नाम लिखो तो फ्रियोन XYZ x किसको शो कर रहा है कार्बन की संख्या -1 कार्बन की संख्या कितनी है 3
प्योर 213। कोई और प्योर का नाम कर जैसे में इसका अनुसूत्र नाम कर लिखो बेटा, तो क्या लिखोगे? फ्रियोन XYZ, X को कार्बन की संख्या कितनी है? 3 माइनस 1, तो Y हाइड्रोजन की संख्या से 1, Z इलेक्ट्रॉन की संख्या 215। अब या पूछ सकता है 215 का सूत्र लिखो, तो ये x ये y ये z, x को सो रहा है कार्बन की संख्या -1, तो कार्बन कितने होंगे? 2 है, एक माइनस वाला, तो कार्बन कितने होंगे बेटा? 3। बॉन्ड कौन सा आएगा? एक कार्बन। हाइड्रोजन से आपको कोई मतलब नहीं है। z कितने आपके पास? 5। इसकी 3 बच गई। ये ले लो आप 1 2 3 4 5। बाकी किससे पूरी करो बेटा? क्लोरीन से। क्या बन गया? C3F5CH3 प्योर 215 का अणुसूत्र बन गया। इस प्रकार किसी भी प्योर का आप अणुसूत्र बना सकते हो, प्रैक्टिस करना। फिर इसके पश्चात अगला पॉइंट है क्या? फ्रियोन का दैनिक जीवन में उपयोग। एयर कंडीशन यानी कि एसी, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में शीतलक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। शीतलक पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? फ्रियोन का उपयोग किया जाता है। कौन से पदार्थ के रूप में? शीतलक पदार्थ के रूप में। तो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज व एसी के अंदर शीतलक पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? फ्रियोन का उपयोग किया जाता है। दूसरा, अक्रिय विलायक के रूप में भी किसका उपयोग करता है? फ्रियोन का उपयोग किया जाता है। पहला अगर दैनिक में उपयोगी कार्बनिक यौगिकों में फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा रहेगा CH3 संपीड़ित प्राकृतिक गैस या इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या है? तो भूमि के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं, जहां नीचे भूमि के अंदर क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। इन पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर परत के रूप में क्या पाया जाएगा? एक गैस की परत पाई जाती है। भूमि के नीचे गहराई में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। इन पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर परत के रूप में या गैस की एक परत पाई जाती है। इस गैस को कहते हैं प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। जब इन पेट्रोलियम पदार्थ को भूमि से निकाला जाता है
तो उसके साथ कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्राकृतिक गैस की बाहर निकलती। इस प्राकृतिक गैस का को जब उच्च ताप द्वारा संपीड़ित कर जाता है, दबा जाता है, तो बनने वाली उस गैस को क्या कहते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या कहते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इस संपीड़ित प्राकृतिक गैस के मिश्रण में क्या पाया जाता है? मीथेन प्लस हाइड्रोकार्बन। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कौन सी होगी बेटा? भूमि के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ पाते हैं। इन पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर परत के रूप में एक गैस पाते हैं जिसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। जब इन पेट्रोलियम पदार्थ को भूमि से निकाला जाता है तो उसके साथ ये गैस भी बाहर निकलती है। इस गैस को उच्च ताप के द्वारा दबा देता है, संपीड़ित कर जाता है। संपीड़ित करने से जो गैस बनती है उसे कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के मिश्रण में मुख्य रूप से मीथेन व हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। अब पेट्रोलियम पदार्थ को भी ईंधन के रूप में काम लेते हैं और सीएनजी को भी बिड़ा किस रूप में? ईंधन का मतलब जिसके जलाने से ऊर्जा बनती है उन्हें पर ईंधन कहते हैं। वह पदार्थ उनके दहन करने पर क्या बनती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे ईंधन कहते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल या डीजल के रूप में, ईंधन के रूप में, और सीएनजी भी बिड़ा किसके रूप में उपयोग किए जाते हैं? ईंधन के। लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ की तुलना में सीएनजी एक किसका कार्य करता है? उत्तम ईंधन का कार्य करता है। क्यों? परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो उसका कारण है जब सीएनजी को हम दहन करते हैं या ईंधन के रूप में जलाते हैं तो इससे बहुत कम मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक गैसें उत्पन्न होती हैं। तो सीएनजी का उपयोग करने पर पेट्रोलियम पदार्थ की तुलना में पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण पेट्रोलियम पदार्थ की तुलना में सीएनजी एक उत्तम ईंधन का कार्य करता है। तो आंसर कैसे लिखोगे? सीएनजी के दहन पर पेट्रोलियम पदार्थ की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषण उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण इसके द्वारा इसके दहन पर पर्यावरण प्रदूषण कम होने के कारण सीएनजी पेट्रोलियम पदार्थ की तुलना में एक उत्तम ईंधन के रूप में उपयोग किया। अब प्राकृतिक सीएनजी के साथ साथ बेटा एक और गैस बनती है जिसका नाम है एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रव्य पेट्रोलियम गैस। अब भूमि से जो पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं, इन पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण कहता है। वो तो गाढ़े तरह पदार्थ को पता है जिसको शुद्धिकरण करके उसे पेट्रोल और डीजल में बदला जाता है। अब पेट्रोलियम पदार्थ के शुद्धिकरण के लिए जो विधि अपन काम लेते हैं उसे कहते हैं प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन। अब पेट्रोलियम पदार्थों का प्रभाजी आसवन करने पर एक गैस उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं पेट्रोलियम गैस। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम गैस। अब इस पेट्रोलियम गैस को जब उच्च दाब द्वारा संपीड़ित करके कौन सी अवस्था में बदल जाता है? किसी अवस्था को द्रव अवस्था में संपीड़ित होता है, दाब बदलना द्रवित अवस्था में बदल जाता है। तो
पेट्रोलियम गैस कहते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आपके सिलेंडर में है वो ही होती है। तो सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी रहती है वो कौन सी होती है? एलपीजी। अब एलपीजी को भी ईंधन के रूप में उपयोग लेते हैं और सीएनजी को भी ईंधन के रूप में, लेकिन सीएनजी लिक्विड एलपीजी की तुलना में एक उत्तम ईंधन का कार्य करती है। क्यों? तो सीएनजी एलपीजी की तुलना में क्या होती है बेटा? हल्की गैस होती है। अब किसी कारणवश एलपीजी का भी रिसाव हो जाए सिलेंडर से और सीएनजी का भी क्या हो जाए बेटा? रिसाव का तो बाहर निकल आए, तो सीएनजी हल्की होने के कारण ऊपर फेंक जाएगी और एलपीजी भारी होने के कारण ऊपर न फेंककर वायुमंडल में क्या बना लेती है? नीचे एक परत बना लेती है, जिसके कारण वहां आग पकड़ने जैसी घटना हो सकती है। अब यही कारण है कि घरों में जो अपन सिलेंडर रखते हैं वो कई बार आग पकड़ लेता है रिसाव के कारण, जबकि दूसरी तरफ जो सीएनजी अगर अपन काम में ले तो वो हल्की होने के कारण यदि रिसाव हो भी जाए तो वो फेंक जाते हैं, उसके कारण वो क्या नहीं पकड़ सकते बेटा? आग नहीं पकड़ सकते। अब सीएनजी का उपयोग क्या है? तो पहला उपयोग बेटा ईंधन के रूप में, और बड़े शहरों के अंदर वर्तमान में अनेक वाहनों का संचालन करने के लिए भी ईंधन के रूप में पेट्रोलियम पदार्थ के स्थान पर किसका उपयोग करता है? सीएनजी का उपयोग करता है। थैंक्स।